हेलो एवरीवन, आज से हम लोग न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। उससे पहले मैं आज बताने वाली हूँ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, बिकॉज इसके लिए मुझे कुछ कमेंट्स भी थे और कुछ रिक्वेस्ट भी थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। सो एज वी नो, लिपिड्स जो होता है मेनली दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरॉल या हम कहें कोई भी अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इतना ध्यान रख सकते हैं कि लिपिड्स मेनली दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ओके, इसी फैटी एसिड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ओके, अब ये जो एनर्जी मिलती है हमें, इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, ये अल्फा मैथड से हो सकता है, बीटा मैथड से हो सकता है और ओमेगा मैथड से हो सकता है। ओके, मीन्स ये फैटी एसिड्स इन तीन पाथवेज के थ्रू हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। मेनली जो हमें एनर्जी मिलती है फैटी एसिड से, वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू मिलती है। ओके, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इस बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, अलग अलग नंबर्स में मिलेगी, अलग अलग फैटी एसिड्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले जो जनरल इंट्रो है मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताना चाहूँगी। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो है मेनली दो सेल कंपार्टमेंट्स में होता है, एक तो ये साइटोसोल में होगा और होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, मीन्स इसकी कुछ स्टेप होती है साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में और बाकी की कुछ स्टेप्स होती है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में। मेनली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड 5 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन, सेकेंड डिहाइड्रोजिनेशन, थर्ड हाइड्रेशन, फोर्थ डिहाइड्रोजिनेशन एंड फिफ्थ इज स्प्लिटिंग और क्लीवेज। क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस 2 बार होता है, 2 टाइम्स होता है, इसलिए हमने इसे फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन कहा है और इसे हमने कहा है सेकेंड डिहाइड्रोजिनेशन। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स जो मेनली होगा साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है एक्टिवेशन, ये होगा साइटोसोल में। बाकी के जो 4 रिएक्शंस होते हैं ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, फैटी एसिड्स जो होते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये आर हमने यहाँ पर लिखा है, मीन्स यहाँ पर और भी कार्बन बाइंड है। ओके, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में जितने भी स्टेप्स होंगे हर टर्न में जो कार्बन चेन है 2 कार्बन से शॉर्ट हो जाएगी। सपोज अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 18 कार्बन एटम का या 18 कार्बन वाला कोई फैटी एसिड है। ओके, तो इसे मेटाबोलाइज होना है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो ये एक टर्न में इन कंप्लीट 5 स्टेप्स में ये 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। मीन्स जब ये 5 स्टेप्स हो जाएंगी तो यहाँ पर 16 कार्बन बचेंगे, फिर 5 स्टेप्स हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर 14 कार्बन बचेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है तो कार्बन चेन 2 कार्बन से शॉर्ट हो जाएगी हर टर्न में। नेक्स्ट थिंग, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स 2 टाइप से हो सकता है, इवन कार्बन के लिए और ऑड कार्बन के लिए। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं हम इसमें इवन कार्बन फैटी एसिड्स का देखेंगे, मतलब कि 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन। ओके, इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे ऑड कार्बन का, लाइक 17 कार्बन, 19 कार्बन, 21 कार्बन्स। ओके, सो एक बार हम रिवाइज करें इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट को। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बीटा कार्बन पर होने वाला रिएक्शन है। बीटा मीन्स फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन। ओके, तो यहाँ पे जो भी रिएक्शंस होगी बीटा कार्बन पर होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये 2 कंपार्टमेंट में होता है, 2 सेल कंपार्टमेंट्स में, एक तो ये साइटोसोल में होगा, देन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। टोटल 5 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज एक्टिवेशन, सेकेंड डिहाइड्रोजिनेशन, थर्ड हाइड्रेशन, फोर्थ डिहाइड्रोजिनेशन एंड फिफ्थ इज स्प्लिटिंग और क्लीवेज। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन वाला, जहाँ पर हम फैटी एसिड का एक्टिवेशन करवाएंगे, ये रिएक्शन होता है साइटोसोल में, बाकी के 4 रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बीटा ऑक्सीडेशन का एक कंप्लीट पाथवे है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इवन कार्बन का। ओके, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है 16 कार्बन का पॉल्मेटिक एसिड, इसी का मैं आपको एनर्जेटिक्स भी बताने वाली हूँ। ओके, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर 16 कार्बन का, हम कह सकते हैं कि इवन कार्बन हमने लिया है। यहाँ पे हमने बाकी की कार्बन चेन को आर से डिनोट कर दिया है। फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्टिवेशन, एक्टिवेशन होता है साइटोसोल में, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया है साइटोसोल का। ओके, एक्टिवेशन में क्या होगा, यहाँ पर फैटी एसिड के साथ हमें को एंजाइम ए बाइंड करना है इन प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पर एक्टिवेशन के लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज हो जाते हैं। ओके, और सिंपली फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है फैटी असाइल को एंजाइम ए में।
फैटी एसाइल कोएंजाइम M बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हो गया है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। ओके, तो फैटी एसिड के एक्टिवेशन के लिए हमने क्या किया है, 2 ATP मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे। देखिए यहाँ पर पायरोफॉस्फेट रिमूव हो रहे हैं, कोएंजाइम A बाइंड करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम, जिससे क्या हो गया है, कोएंजाइम यहाँ पर बाइंड हो गया है और फैटी एसिड का एक्टिवेशन हो गया। देन ये फैटी एसाइल कोएंजाइम जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इम्परमिएबल होता है। अब इसे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करवाने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होगी। उस ट्रांसपोर्टर का नाम है कार्निटिन ट्रांसपोर्टर, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इस कार्निटिन ट्रांसपोर्टर की हेल्प के थ्रू ये क्या होता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम में साइटोसोल में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। अब देखिए यही वाला सेम स्ट्रक्चर साइटोसोल से कहाँ आ गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन मतलब कि हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाने वाले हैं। ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम यहाँ पर हाइड्रोजन्स को रिमूव करके। ओके, तो यहाँ से देखिए एक कार्बन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने वाला है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने वाला है। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ये 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा FAD और FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। ओके, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया है, तो यहाँ पर बन जाएंगे डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर एंजाइम लगा डीहाइड्रोजिनेज, रिएक्शन हुई डीहाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन था, FAD, जो कन्वर्ट हो गया FADH2 में। और जो नया कंपाउंड बना है वो बना है इनॉइल कोएंजाइम A। देन थर्ड स्टेप था हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। ये H2O ऐड होता है HOH के फॉर्म में, मतलब हमें क्या करवाना है, ये वाले इनॉइल कोएंजाइम A में इस HOH मॉलिक्यूल को बाइंड करवाना है। अब यहाँ पर एंजाइम का नाम हो जाएगा हाइड्रेटेज, क्योंकि रिएक्शन है हाइड्रेशन। अब सबस्ट्रेट का नाम है इनॉइल कोएंजाइम A, तो एंजाइम का पूरा नाम हो जाएगा इनॉइल कोएंजाइम A हाइड्रेटेज। अब HOH मॉलिक्यूल बाइंड करवाना है, तो देखिए कहाँ बाइंड होगा, एक H तो यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, तो ये हो गया है CH2 और OH जो है ये यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CHOH। अब कंपाउंड क्या फॉर्म हो गया हमारा, 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम A, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप बाइंड हो गया है, या हम कहें बीटा कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ओके, तो बीटा कार्बन पर क्या हो गया है, OH ग्रुप बाइंड हो गया है, तो इसे हम बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम A भी कह सकते हैं या 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम में भी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, डीहाइड्रोजिनेशन, सेकेंड डीहाइड्रोजिनेशन। अब इस केस में हाइड्रोजन एक्सेप्टर है हमारा NAD और 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने वाले हैं, बीटा कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट का नाम है 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम A, रिएक्शन होने वाला है डीहाइड्रोजिनेशन, तो एंजाइम हो जाएगा डीहाइड्रोजिनेस, पूरा नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। हाइड्रोजन एक्सेप्टर इस केस में है NAD, यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकलने वाले हैं ये एक्सेप्ट करके बना लेगा NADH2 और अब यहाँ पर आ जाएगा कीटो ग्रुप। अब देखिए फिर से यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया है, 3 कीटो असाइल कोएंजाइम A, या फिर हम इसे कह सकते हैं बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम A, क्योंकि बीटा पोजीशन पर क्या बाइंड हो गया है, कीटो ग्रुप बाइंड हो गया है। देन सबसे लास्ट वाला स्टेप हमारा है क्लीवेज वाला। क्लीवेज या स्प्लिटिंग मीन्स ये जो चेन है ये 2 कार्बन से शॉर्ट होने वाली है, तो 2 कार्बन कहाँ से स्प्लिट होंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम, और यहाँ पर हम एक न्यू कोएंजाइम मॉलिक्यूल को ऐड करने वाले हैं ताकि एक्टिवेशन के लिए फिर से हमें साइटोसोल में ना जाना पड़े। देखिए कैसे, अब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, ये जो H है यहाँ पर बाइंड हो जाएगा CH2 से, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्डो S कोएंजाइम में, मीन्स ये स्ट्रक्चर आपका बन गया है एसिटाइल कोएंजाइम A का। ये एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा TCA साइकिल में और हमें देने वाला है ये एनर्जी। ओके, अब ये जो इतना स्ट्रक्चर बचा है इस स्ट्रक्चर से बाकी का बाइंड हो जाएगा कोएंजाइम A। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये कोएंजाइम A इससे बाइंड हो गया है। अब ये रेडी हो गया है फिर से सेकेंड स्टेप में जाने के लिए। अब ये वापस से फर्स्ट स्टेप में क्यों नहीं जा रहा है, कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे, इसका एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन के लिए हमने क्या करवाया था, कोएंजाइम A बाइंड करवाया था। ओके, अब यहाँ पे कोएंजाइम ऑलरेडी लास्ट स्टेप में बाइंड हो गया है, इसलिए एक्टिवेशन के लिए इसे वापस से साइटोसोल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जितनी भी कार्बन चेन बची है वापस से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड स्टेप से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही ये हर टर्न में 2 कार्बन से शॉर्ट हो जाएगा। सपोज हमने 16 कार्बन का कंपाउंड लिया था, अब देखिए ये 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A के फॉर्म में रिमूव हो गए हैं। ओके, अब यहाँ पर 2 रिमूव हो गए, मतलब कितने कार्बन बचे हमारे पास, 14 कार्बन।
ये 14 कार्बन फिर से सेकेंड स्टेप में जाएंगे, वापस क्लीवेज होगा, फिर 2 कार्बन से ये चेन शॉर्ट हो जाएगी, फिर कितने बचेंगे 12। ऐसे लास्ट तक चलेगा जब तक कि लास्ट में 2 कार्बन का कंपाउंड ना बचे। ओके, बट एक्टिवेशन सिर्फ एक ही बार होगा। ओके, एक्टिवेशन सिर्फ एक बार होगा, बाकी की सारी रिएक्शंस जो है वो सेकेंड स्टेप से स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एनर्जेटिक्स। तो इससे पहले हम देख लें कि कहाँ कहाँ पर इसमें एनर्जी बन रही है, कहाँ पर यूज़ हो रही है। तो आप देखिए एक्टिवेशन वाला फर्स्ट स्टेप जो साइटोसोल में हो रहा था, यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं। ओके, एंड फॉर्म कहाँ पर हुए हैं, तो देखिए ये FAD से FADH2 बना है, तो हमें पता है कि FADH2 कितने ATP देता है, 2 ATPs देता है। देन यहाँ पर देखिए NAD NADH2 में कन्वर्ट हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और हमें कितने ATP देगा 3। एक FAD का मॉलिक्यूल 2 ATPs देता है और एक NAD का मॉलिक्यूल 3 ATPs देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लिए हमने कि FAD से 2 ATP मिलते हैं, NAD से 3 ATP मिलते हैं। मतलब कि हर टर्न में हमें टोटल कितने ATP मिलेंगे, यहाँ पर 5 ATP मिलेंगे। और ओवरऑल यूज़ कितने होते हैं, 2 ATP यूज़ होते हैं। इसे हम एनर्जेटिक्स में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एनर्जेटिक्स मैंने पॉल्मिटिक एसिड की ली है, जो कि एक 16 कार्बन का कंपाउंड है। ओके, 16 कार्बन का कंपाउंड है। इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा CO2 और वाटर में। इसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि ये 16 कार्बन का है और बीटा ऑक्सीडेशन में हमने देखा है कि कार्बन चेन हर टाइम में 2 कार्बन से शॉर्ट हो रही है। ओके, तो इसके कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के लिए हमें कितने साइकिल लगने वाले हैं, तो देखिए फर्स्ट टर्न 2 कार्बन निकल गए, सेकेंड टर्न फिर 2 कार्बन निकल गए, थर्ड टर्न फिर 2 कार्बन निकल गए, फोर्थ टर्न फिर 2 कार्बन निकल गए, फिफ्थ टर्न इसमें फिर 2 कार्बन निकल गए, सिक्स्थ टर्न इसमें फिर 2 कार्बन निकल गए, एंड 7th टर्न फिर इसमें 2 कार्बन निकल गए। ओके, और लास्ट में तो 2 कार्बन का कंपाउंड ही बचा है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 16 कार्बन का कंपाउंड है तो इसके ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन के कितने टर्न होने वाले हैं, 7। बट असिटाइल कोएंजाइम में कितने फॉर्म होंगे, तो देखिए ये जो 2 कार्बन का कंपाउंड है ये क्या है, असिटाइल कोएंजाइम है। तो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 7 मॉलिक्यूल एंड लास्ट वाले 2 8 मॉलिक्यूल्स। मीन्स यहाँ पर 16 कार्बन के कंपाउंड को कंप्लीटली मेटाबोलाइज होने के लिए 7 टर्न लगे हैं और असिटाइल कोएंजाइम में कितने बने हैं, 8 बने हैं। ओके, अब हम एनर्जेटिक्स देखें तो 7 टर्न लग रहे हैं इसे मेटाबोलाइज होने के लिए। और एक टर्न में ATP कितने बन रहे थे, 5 हमने देखा अभी। एक तो फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन में FAD से हमें 2 ATP मिल रहे थे। ओके, फिर सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन में हमें NAD से कितने ATP मिल रहे थे, 3 ATP मिल रहे थे। मतलब कि एक टर्न में हमें कितने ATP मिल गए, 2 इससे 3 इससे, टोटल कितना हो गया 5 ATP। ओके, तो हम यहाँ पर 7 × 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 35 ATP। मतलब कि 16 कार्बन का कंपाउंड, 7 टर्न लगे, ATP कितने बने, 35 ATP। अब ये असिटाइल कोएंजाइम जो हैं ये भी TCA साइकिल में जाते हैं। ओके, अब TCA साइकिल में जाते हैं तो एक असिटाइल कोएंजाइम से हमें 12 ATP मिलते हैं। ओके, ये हमें पता है, हमने TCA साइकिल अच्छे से डिस्कस किया है। एक असिटाइल कोएंजाइम से हमें 12 ATP मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 8 बन रहे हैं तो 8 × 12 कितने हो जाएंगे, 96। अब 35 यहाँ पर, 96 यहाँ पर, इन्हें हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 131। अब क्योंकि हमें पता है कि 2 ATP जो थे एक्टिवेशन के लिए यूज़ हो गए थे, वो 2 ATP हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 129 ATP। क्योंकि एक्टिवेशन सिर्फ एक ही बार होता है, साइटोसोल में एक्टिवेशन सिर्फ एक ही बार होता है, इसलिए हम इसे -2 लिखेंगे। आप ऐसा ना करें कि हमें हर टर्न में 5 ATP मिल रहे हैं और 2 यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि 3 मिल रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि एक्टिवेशन तो सिर्फ एक ही बार हो रहा है, इसलिए हम ओवरऑल में से 2 माइनस करने वाले हैं। हर टर्न में से माइनस नहीं करेंगे। हर टर्न में तो 5 बनते हैं, 5 बनेंगे, बट एक्टिवेशन सिर्फ एक बार होता है, इसलिए हमने -2 कर दिया है। ओके, तो अब देखिए 16 कार्बन के पॉल्मिटिक एसिड से हमें नेट ATP प्रोडक्शन कितना मिला है, 129 ATPs मिले हैं। अगर अब इसमें हम ट्रिक देखें तो हम ऐसा याद कर सकते हैं कि जितने भी कार्बन का कंपाउंड है, ओके, उससे आधे बनते हैं असिटाइल कोएंजाइम में, उससे हाफ क्या बन जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में, और उससे एक कम टर्न क्या हो जाएगा आपका, टर्न। जैसे कि 16 कार्बन का है तो इसका हाफ हो गया 8, तो 8 बने हमारे पास असिटाइल कोएंजाइम में, और इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए टर्न कितने लगने वाले हैं, 7। ओके, अब सपोज अगर हम 18 कार्बन का एग्जाम्पल लें तो 18 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसके बीटा ऑक्सीडेशन से हमें असिटाइल कोएंजाइम में कितने मिलेंगे, इसका हम हाफ कर दें तो हमें 9 असिटाइल कोएंजाइम A मिल जाएंगे, और उससे एक कम क्या लगेगा इसमें, टर्न, तो 8 क्या लग जाएंगे, हमें टर्न लग जाएंगे।
इस 18 कार्बन को कंप्लीट मेटाबोलाइज करने के लिए। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी के लिए भी एक एनर्जेटिक्स बना सकते हैं। ओके, तो हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं कि अगर जितने इवन कार्बन का कंपाउंड है तो उसके अगर 18 कार्बन का कंपाउंड हम 20 कार्बन का ले लेते हैं, 20 कार्बन का कंपाउंड है तो एसिटाइल कोएंजाइम तो बन जाएंगे 10 और टर्न कितने लग जाएंगे 9। उसी बेसिस पर हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू।